हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 12 की स्थिति गंभीर। गुरुवार सुबह हजारीबाग में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। हादसा बरकट्ठा प्रखंड के गोरहर थाना क्षेत्र में हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 से 12 लोगों को स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसकी पुष्टि डीएसपी अजित कुमार बिमल ने की है। मौके पर मौजूद पुलिस ने सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। घटना सुबह करीब 5 से 6 बजे की है। बताया जा रहा है कि गोरहर थाना से महज 200 मीटर दूर कोलकाता से पटना जा रही वैशाली बस अपना नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। यहाँ सड़क 1 वे है और 6 लेन सड़क निर्माण के दौरान कंपनी ने सड़क काटकर छोड़ दिया है। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गोरहर थाना की पुलिस की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला। अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों में महिलाओं की संख्या अधिक है। घटना के बाद पूर्व विधायक जानकी यादव और उनकी टीम भी मौके पर पहुंची और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था कराई गई। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से प्राथमिक चिकित्सा के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बताया जाता है कि यहां पिछले 2 सालों में अब तक 20 से अधिक मौत हो चुकी है। गुरुवार को हुई यह घटना अब तक का यह सबसे बड़ी घटना है। सड़क निर्माण में लापरवाही के कारण इस रोड पर लगातार दुर्घटना होती रही है। मौके पर बरही के एसडीओ, डीएसपी, बरकट्ठा के सीओ, पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। बता दें कि बरकट्ठा 6 लेन का निर्माण पिछले 6 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक 2 किलोमीटर का निर्माण भी पूरा नहीं किया जा सका है। घटना के बाद एक बार फिर से क्षेत्र के लोगों में गुस्सा है। सफाई कर्मियों ने रोका काम, वोट देने से वंचित रखने का लगाया आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव में गिरिडीह नगर निगम में तैनात सफाई कर्मियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सफाई कर्मियों का आरोप है कि उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया। इसे लेकर गुरुवार की सुबह सफाई कर्मियों ने नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया और फिर कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी। इस दौरान सफाई कर्मियों ने नारेबाजी भी की। इस पूरे मामले में सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 26 अक्टूबर को 250 सफाई कर्मियों को इलेक्शन ट्रेनिंग पर भेजा गया था। ट्रेनिंग करने के बाद सभी कर्मी वापस आ गए। बाद में सभी कर्मियों ने कहा कि वे पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे में वे लोग चुनाव कार्य नहीं कर सकते। ऐसे में सभी कर्मियों से पोलिंग बूथों की सफाई करवाई गई, साथ ही कर्मियों को बूथ पर तैनात कर दिया गया। सफाई कर्मियों ने आरोप लगते हुए कहा कि जब 20 नवंबर को वे मतदान करने गए तो उन्हें कहा गया कि सभी का मत पड़ गया है। सफाई कर्मचारी का कहना है कि सभी 250 कर्मियों ने गिरिडीह के डीसी से मांग की है कि उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाए और जो भी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। जमशेदपुर में चलती कार में लगी भीषण आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के जीआरडी स्टेडियम के पास बुधवार देर शाम एक स्विफ्ट कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त कार चालक ने समय रहते वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग और बिष्टुपुर पुलिस को सूचना दी। हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचने में करीब आधा घंटा लग गया। तब तक आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया था। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने का संभावित कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर जुटे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
इस घटना से कार मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। साकची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना के असली कारणों का पता लगाया जाएगा। मैथन डैम में नहाने के दौरान 3 किशोर डूबे, 2 की शव मिली। धनबाद से मैथन डैम घूमने गए 6 दोस्तों में से 3 दोस्त बुधवार को नहाने के दौरान डूब गए थे। खबर आ रही है कि इनमें से 2 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं तीसरे किशोर की तलाश जारी है। मृतकों की पहचान युवराज सिंह और जयद हुसैन के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मैथन ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन, सीओ कृष्ण मरांडी, सीआईएसएफ के जवान एवं स्थानीय लोगों ने बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचकर खोजबीन का प्रयास किया, लेकिन रात होने के कारण उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद गुरुवार की सुबह फिर से तलाश शुरू की गई। सुबह 10 बजे के करीब युवराज सिंह के शव को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इसके बाद 10:15 में जयद हुसैन के भी शव को बाहर निकाला गया। वहीं नयाब गदी की तलाश जारी है। बता दें कि धनबाद से मैथन डैम घूमने गए 6 दोस्तों में से 3 किशोर नहाने के दौरान डूब गए। यह घटना बुधवार शाम करीब 4 बजे हुई। घटना की जानकारी मिलते ही घरवालों ने मैथन पहुंचना शुरू किया। ये सभी बुधवार दोपहर बिना किसी को बताए मैथन डैम घूमने गए थे। हादसे के बाद डर के कारण बाकी 3 युवक बिना किसी को बताए धनबाद लौट गए। जब डूबे हुए किशोर घर नहीं पहुंचे तो उनके परिजनों ने बाकी दोस्तों से पूछताछ की। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन दबाव डालने पर एक युवक ने बताया कि वे मैथन डैम गए थे और नहाते समय 3 किशोर डूब गए। इसके बाद परिजन मैथन पहुंचे, तब तक रात हो चुकी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं के साथ की ऑनलाइन बैठक। बोले, जोश और जज्बा बरकरार रखना है। विधानसभा चुनाव झारखंड में संपन्न हो गया है। ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से बैठक कर कार्यकर्ताओं का आभार जताया जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है। इस बाबत उन्होंने ट्विटर पर जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में बुधवार को मतदान खत्म होने के बाद गुरुवार को झामुमो परिवार के सभी प्रत्याशियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की। सभी ने दिन रात अपना खून पसीना बहाकर कड़ी से कड़ी मेहनत की है। आप सभी का आभार और जोहार। अब बस 23 तारीख तक हमें कमर कसकर यही जोश और जज्बा बरकरार रखना है। भाजपा की हर साजिश को नाकाम करना है। सीबीएसई ने जारी की बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट। 15 फरवरी से 10वीं और 12वीं के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट जारी हो गई है। डेटशीट के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 10:30 बजे सुबह शुरू होंगी। बता दें कि इस बार डेटशीट परीक्षा के 86 दिन पहले ही जारी कर दी गई है, जिससे छात्रों को तैयारी के पर्याप्त समय मिल जाए। डेटशीट के मुताबिक सीबीएसई सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 की 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी 2025 से शुरू होकर 18 मार्च 2025 कर चलेगी। वहीं सीबीएसई सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2025 की 12 कक्षी के लिए भी परीक्षा 15 फरवरी 2025 से शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेंगी। जानकारी हो कि इससे पहले सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल की तारीख जारी की थी। सीबीएसई ने बताया था कि सीबीएसई स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2025 से शुरू होंगी। सुबह शाम होगा जबरदस्त ठंड का एहसास। जानिए झारखंड में नवंबर के आखिरी सप्ताह में कैसा रहेगा मौसम का हाल। झारखंड में धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। सुबह शाम ठंड अनुभव किया जा रहा है। रांची में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 30.4 चाईबासा व सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.4 गढ़वा में दर्ज किया गया।
आज के मौसम की बात करें तो आज भी मौसम शुष्क रहेगा। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया, अब ला नीना का जबरदस्त इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के पहले वीक में आपको अच्छी खासी जबरदस्त ठंड महसूस होगी। न्यूनतम तापमान में भी लगातार गिरावट जारी है। पूर्वी हवा के कारण शाम के समय व सुबह में जबरदस्त कनकनी महसूस होगी। आज के मौसम के बारे में बात की जाए तो आज का मौसम शुष्क रहेगा। सुबह में घना कोहरा देखा गया और दोपहर में अच्छी खासी धूप देखने को मिलेगी। हालांकि ठंडी हवा और धूप से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट की वजह से शाम में और रात में जबरदस्त ठंड का एहसास होगा। झारखंड में बनेगी एनडीए की सरकार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया दावा। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर कयासों का दौर जारी है। पिछले 3 महीनों से चुनावी दौरे पर झारखंड में प्रवास कर रहे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। दिल्ली रवाना होने से पहले रांची में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहाँ की जनता ने जो हमें प्यार दिया है उससे अभिभूत हूँ। उन्होंने कहा कि झारखंड हकीकत में विकास नए आयाम छू सकता है और मुझे विश्वास है कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, सशक्त और विकसित और घुसपैठिया मुक्त राज्य झारखंड बनेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आभारी हूँ, झारखंड की जनता का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का प्यार मुझे मिला है। बस मन में यही भाव है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में झारखंड आगे बढ़े और प्रगति करे। यह अमीर धरती है, यहाँ से गरीबी पूरी तरह से खत्म की जा सकती है और मैं तो पूरी तरह से अंतरात्मा से झारखंड से जुड़ गया हूँ। कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से भी झारखंड की जनता की जो सेवा हो सके उसे करने का प्रयत्न करेंगे। इस अद्भुत प्रेम के लिए जनता को बारंबार प्रणाम जोहार। उन्होंने वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने तबाह कर दिया झारखंड को, क्योंकि यहाँ कोई गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी। उन्होंने कहा कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रशासन, बिना कुछ लिए दिए काम नहीं, ध्वस्त कानून व्यवस्था, बांग्लादेशी घुसपैठ, इसलिए यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है। साइबर ठगों ने सरकारी योजनाओं का झांसा देकर युवक से की 1 लाख की ठगी। लोहरदगा जिले में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सरकारी योजनाओं का झांसा देकर युवक से साइबर ठगों ने 1 लाख रुपए की ठगी की है। पीड़ित युवक ने लोहरदगा एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के भीठा गांव निवासी ओम प्रकाश साहू नामक युवक को साइबर ठगों ने निशाना बनाया है। ठगों ने युवक को फोन कर झारखंड सरकार के योजनाओं का लाभ दिलाने और खाता में सरकारी राशि के पैसे डालने की बात कहकर बैंक खाता का ओटीपी ले लिया, जिसके बाद 1 लाख रुपए युवक के खाते से निकाल लिए। पीड़ित युवक ओम प्रकाश साहू ने लोहरदगा एसपी को लिखित आवेदन देकर गुहार लगाते हुए कहा कि उसके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और झारखंड सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही गई। साथ ही खाता में पैसे डालने के लिए केवाईसी की बात कह ओटीपी मांगा गया और खाते से इलाज के लिए रखे 1 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। युवक ने लोहरदगा एसपी हारिस बिन जमा से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। हजारीबाग में हुए भीषण सड़क हादसे पर सीएम हेमंत ने जताया शोक। हजारीबाग के बरकट्ठा में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। यहां के गोरहर थाना क्षेत्र में एक बस सुबह करीब 6 बजे गड्ढे में गिर गई। इसमें कई लोगों की मौत होने की सूचना मिली है। इस भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक जताया है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हजारीबाग के बरकट्ठा में सड़क हादसे में 4 लोगों के मरने की खबर से मन दुखी है। परमात्मा दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विषम घड़ी सहन करने की शक्ति दें। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों
और अन्य घायलों को आवश्यक सहयोग और बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। 23 नवंबर को खुलेगी ईवीएम में बंद प्रत्याशियों की किस्मत, जोड़ घटाव में लीन है नेता व कार्यकर्ता। झारखंड में विधानसभा चुनाव का 2 चरणों में मतदान संपन्न होने के बाद अब राज्य में किसकी सरकार बनेगी, इस पर चर्चा चल रही है। आम जनता भी अपने आकलन से चौक-चौराहों पर भी सरकार बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं मतगणना की तिथि नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता मतों को जोड़ घटाव कर अपनी जीत के आकलन में लीन हैं। विभिन्न बूथों पर पड़े मत और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा कर राजनीतिक दलों के नेता हार जीत का आकलन कर रहे हैं। वैसे ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी हार जीत का स्पष्ट आकलन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ चुनावी संघर्ष काफी निकट का बताया जा रहा है। चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो, आम मतदाता इस चुनाव में अंतिम समय तक अपना राज नहीं खोला, जो प्रत्याशियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। बहरहाल चुनाव के दौरान किसके पक्ष में मतदान हुआ है, ईचागढ़ के वोटर किसे अपना विधायक बनाना चाहते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान कौन प्रत्याशी वोटरों को अधिक लुभा सका है, इसका खुलासा 23 नवंबर को हो जाएगा। ईवीएम में बंद प्रत्याशियों की किस्मत 23 नवंबर को खुलेगी। मतगणना के बाद चुनाव जीतकर विधायक बनने वाले के नाम की घोषणा की जाएगी। एक दिन बाद होने वाले मतगणना के लिए प्रशासन के साथ उम्मीदवार भी तैयारी कर रहे हैं। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अलावा सरायकेला और खरसावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना सरायकेला में होगी। बहरहाल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और आम मतदाताओं को भी मतगणना के दिन का इंतजार है। 2 मिनट में सीएससी से 80,000 रुपए की लूट। चेहरे पर मफलर लगाए 3 लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पलामू में हथियार के बल पर बाइक सवार 3 लुटेरों ने सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर से 80,000 की लूट की। साथ ही पिस्टल के बल पर बदमाश सीएससी संचालक का लैपटॉप भी लूट कर भाग निकले। इस वारदात को लुटेरों ने महज 2 मिनट में अंजाम दिया। घटना बीती रात सदर थाना क्षेत्र के डाल्टनगंज पांकी मुख्य पथ पर पोखराहा खुर्द में हुई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। सीएससी संचालक राकेश मेहता ने बताया कि हर दिन 8 बजे के आसपास दुकान बंद कर देता था। बुधवार की रात भी इसी तैयारी में था। आसपास की दुकानें भी बंद हो चुकी थी। सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। राकेश मेहता ने बताया कि लुटेरे बाइक से 3 की संख्या में पहुंचे थे। आते ही एक लुटेरा मेन रोड पर बाइक के पास खड़ा रहा, जबकि 2 बदमाश सेंटर पर पहुंचे। यहां आते ही उन्होंने पिस्टल निकाल लिया और गोली मारने की धमकी दी। दोनों ने अपने चेहरे को मफलर से ढक रखा था। सबसे पहले लैपटॉप लेने के बाद नगद निकालने को कहा। करीब 80,000 रुपए नगद लूटने के बाद तीनों लुटेरे पांकी की तरफ भाग निकले। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पत्थर से कूचकर युवक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडिया मैगजीनिया के पास गुरुवार को एक किशोर का शव बरामद किया गया है। मरने वाले किशोर के सिर को बुरी तरह से कुचला गया है। इसके साथ ही साथ शरीर पार भी कई चोट है। ऐसे में पत्थर से कूचकर किशोर की हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में मातम फैल गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही गुरुवार को मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो का कहना है कि मृत किशोर का चेहरा और सिर बुरी तरह से कुचला हुआ है। ऐसे में पुलिस पहली बार में सोच रही है कि पत्थर से कुचकर मृत किशोर की हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। हत्या के बाद किशोर का शव उसरी नदी के ठीक ऊपर ट्रैक्टर के चलने से बने हुए गड्ढे के अनादर छिपाया गया था। थाना प्रभारी श्याम किशोर का कहना है कि 2 दिन पहले ही किशोर की हत्या कर दी गई है, क्योंकि इलाका जंगली है और यहाँ पर अमूमन लोग आते नहीं हैं। इस कारण लोगों को पता नहीं चल सका।
गुरुवार को घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है, साथ ही अलग अलग टीम पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना के संबंध में वरीय अधिकारियों को अवगत कर दिया गया है। राज्य की ये 10 विधानसभा सीटें बदल सकती हैं। सत्ता की तस्वीर। हेमंत के लिए कांग्रेस बिग फैक्टर। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है। राज्य में 2 चरणों में 81 सीटों के लिए हुए चुनाव में मतदाताओं ने अपना फैसला सुनाया है। 23 नवंबर को मतगणना के साथ ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की किस्मत का भी रिजल्ट सामने आ जाएगा। शनिवार 23 नवंबर को पता चलेगा कि झारखंड की सत्ता का ताज किसके सर सजने वाला है। फिलहाल इसे लेकर अटकलें चल रही हैं। तमाम समाचार चैनलों पर एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, जिनमें कहीं एनडीए तो कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूत दर्शाया जा रहा है। आनंद मोहन की रिपोर्ट की माने तो झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार की किस्मत कांग्रेस के प्रदर्शन पर तय हो सकती है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का यह चुनाव 2 अलग विचारधाराओं का चुनाव माना जा रहा है। इसमें 2 ध्रुवों के बीच लड़ाई रही है। विधानसभा चुनाव में वोटरों की गोलबंदी भी इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच ही रही है। इस कारण करीब 8 से 10 सीटों पर काफी रोमांचक मुकाबला है। फिलहाल यह माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा में इंडिया और एनडीए दोनों ही सत्ता के बेहद करीब होंगे, लेकिन उनकी कुर्सी तक का रास्ता यही 8 से 10 सीटें तय करेंगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कोल्हान, संथाल परगना और दूसरे प्रमंडलों के ग्रामीण इलाके में वोटर्स बढ़े हैं। वहीं इन बढ़े हुए वोट में महिलाओं को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके पीछे का कारण है हेमंत सोरेन की मास्टर स्ट्रोक योजनाएं, जिनमें मैया सम्मान योजना, बिजली माफी योजना, पुरानी पेंशन स्कीम आदि शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन के भरोसे पर भी हेमंत सोरेन सरकार की किस्मत तय मानी जा रही है। धनबाद में ज्वेलर्स दुकान में चोरी का प्रयास। शटर तोड़ अंदर घुसे 2 नकाबपोश चोर। 2 आलमीरा नहीं खुलने पर चोरी होने से बचा सामान। धनबाद में बीती रात धनबाद के हीरापुर हटिया बाजार में अवस्थित दुल्हन ज्वेलर्स नामक प्रतिष्ठान में चोरी का प्रयास किया गया। प्रतिष्ठान की संचालिका ने बताया कि उनकी दुकान में चोरी की यह 5वीं घटना है। इस साल धनतेरस के एक दिन पहले भी इसी तरह से चोरों ने उनके दुकान में चोरी का प्रयास किया था। प्रतिष्ठान की संचालिका गुरुवार सुबह जब दुकान खोलने पहुंची तो शटर क्षतिग्रस्त देखकर हैरान रह गई। दुकान के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। एक आलमीरा भी खुला था, जबकि अन्य 2 आलमीरा को खोलने का प्रयास किया गया था, जिसमें चोर सफल नहीं हो सके और कीमती सामान चोरी होने से बच गया। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस दुकान के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। फुटेज में 2 नकाबपोश अपराधी साबल आदि से लैस दिख रहे हैं। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर पड़ोस में ही रहने वाले कांग्रेस प्रत्याशी अजय दुबे भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली, जबकि वहां स्थानीय व्यापारी ने इस मामले को लेकर थाना का घेराव भी किया। पलामू में कार से मिली 225 लीटर अवैध देशी शराब। पुलिस जांच में जुटी। पलामू पुलिस को बुधवार को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम देवरी कला से एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में अवैध देशी शराब लोड कर दंगवार के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारियों की इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस बल दंगवार ओपी से जपला की ओर मामले का सत्यापन करने पहुंची। ग्राम नदियाइन के पास संदिग्ध वाहन को सड़क किनारे खड़ा पाया गया। वाहन की जांच के दौरान गेट और डिक्की खुला हुआ पाया गया। मौके पर 2 स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में वाहन की तलाशी ली गई। वाहन में 30 कार्टून देशी शराब लोड पाया गया। प्रत्येक कार्टून में 300 ml की 25 पारदर्शी प्लास्टिक बोतलें थीं, जिन पर तनाका देशी शराब लिखा था। कुल 750 बोतल बरामद की गई, जो लगभग 225 लीटर शराब है।
वाहन और अवैध शराब को जब्त कर दंगवार ओपी में सुरक्षित रखा गया। 3 माह बाद भी पुलिस पकड़ से दूर, नकली अवैध लॉटरी के सरगना, अवैध कारोबार की गति तेज। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में अवैध नकली लॉटरी का गोरख धंधा परवान पर है। बीते जुलाई माह में गैरकानूनी कारोबार के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद कुछ दिनों के लिए अवैध लॉटरी के धंधे की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। जुलाई माह में चांडिल स्टेशन चौक और चांडिल बाजार में चांडिल व नीमडीह थाना की पुलिस द्वारा अवैध लॉटरी के खिलाफ चलाए गए छापामारी अभियान में 7 लोग पकड़े गए थे। पकड़ाए लोगों ने अपने अपने संचालक का नाम भी बताया था। अवैध लॉटरी के खिलाफ हुई कार्रवाई के 3 माह बाद भी अवैध लॉटरी चलाने वाले सरगना पुलिस की पकड़ से दूर हैं। उस वक्त लोगों ने भी अंदेशा जताया था कि हो सकता है राजनीतिक दबाव के कारण इस पर आगे की कार्रवाई ठंडे बस्ते में न डाल दिया जाए। सूत्रों के अनुसार राजनीतिक संरक्षण का ही नतीजा है कि कार्रवाई के माह भर बाद से ही क्षेत्र में तेजी के साथ अवैध नकली लॉटरी का गोरख धंधा दोबारा छा गया। बताया जा रहा है कि जुलाई में हुई कार्रवाई के बाद अब इस गोरख धंधे से जुड़े कारोबारियों की संख्या भी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि इस गोरख धंधे की दलदल में फंसकर युवा वर्ग अपना भविष्य अंधकारमय बना रहे हैं। गरीब मजदूरों की खून पसीने की कमाई रातों रात लखपति बनने की लालच में स्वाहा हो रही है। अवैध नकली लॉटरी के चंगुल में फंसकर युवा वर्ग के अलावा दिहाड़ी मजदूर, दुकानदार, ऑटो चालक, सब्जी विक्रेता आदि अपनी गाढ़ी कमाई लुटा रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या पुलिस प्रशासन को इसकी खबर नहीं है कि लोग इस काले कारनामे की दलदल में फंस रहे हैं। सलीमा टेटे की कप्तानी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर चंपाई सोरेन ने दी बधाई, कहा बेटियों पर गर्व है। झारखंड की बेटी सलीमा टेटे के नेतृत्व में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को चंपाई सोरेन ने बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी कर कहा है कि हर भारतीय को आप पर गर्व है। अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें शिक्षा, खेल तथा उनकी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। वे एक दिन परिवार, समाज एवं देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम बनाम चीन महिला हॉकी टीम महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में शानदार मुकाबला खेला गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने बुधवार को राजगीर हॉकी स्टेडियम में फाइनल में चीन पर 1-0 की जीत के साथ बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 का खिताब जीत लिया। खेल के पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला, लेकिन दूसरे हाफ में भारत ने अपनी धाक जमाई और दीपिका के गोल ने भारत को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब बचाने में मदद की। हॉकी इंडिया ने बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार जीत के बाद सभी खिलाड़ियों के लिए 3 लाख रुपए और सभी सहयोगी कर्मचारियों के लिए 1.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इस मौके को और भी खास बनाते हुए एशियाई हॉकी महासंघ ने प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार पोडियम फिनिशरों के लिए इनाम की घोषणा की है। भारत को 10,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, जबकि चीन और जापान को क्रमशः 7,000 और 5,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। बता दें कि टीम की कप्तानी सलीमा टेटे ने की। हटिया रेलवे स्टेशन में रूटीन जांच के दौरान फायर एक्सटिंग्विशर फटा, 5 रेलकर्मी घायल। हटिया रेलवे स्टेशन के यांत्रिकी विभाग में बुधवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। यहां फायर एक्सटिंग्विशर की रूटीन जांच में वह फट गया। इससे 5 रेलकर्मी घायल हो गए। घटना शाम करीब 5 बजे की है। घायलों में तकनीशियन मनोज कुमार और अरविंद कुमार, गणेश कुमार, ममता देवी और अनुपा शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक्सटिंग्विशर फटने के बाद यार्ड में अफरातफरी मच गई। आसपास काम कर रहे रेलकर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को रेल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार मनोज कुमार का बायां पैर घुटने से नीचे टूट गया है, जबकि अरविंद कुमार के पैर में गहरी चोट है।
दोनों को रामप्यारी अस्पताल रेफर किया गया है। गणेश कुमार का इलाज रेल अस्पताल में ही चल रहा है। वहीं ममता देवी और अनुपा को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। हादसे की खबर सुनते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी यार्ड और अस्पताल पहुंचे। डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्र ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे अधिकारी यह पता लगाने में जुटी है कि फायर एक्सटिंग्विशर क्यों फटा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाए। गढ़वा में हाथी और भालू के बाद अब बाघ का आतंक। गाय का शिकार कर पहुंचा पलामू टाइगर रिजर्व, मिले फुटमार्क। झारखंड के गढ़वा जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहां जिले के दक्षिणी वन क्षेत्र में हाथी और भालू के आतंक के बाद अब टाइगर ने अपनी दस्तक दी है। मिली जानकारी के मुताबिक बड़गढ़ थाना क्षेत्र के बहेरा खांड में पिछले दिनों गाय का शिकार करने के बाद बाघ पलामू टाइगर रिजर्व पहुंच गया है। टाइगर भंडरिया क्षेत्र के जंगलों से होते हुए कोयल नदी पार कर पलामू टाइगर रिजर्व के एरिया में पहुंचा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात बाघ को भंडरिया इलाके के जंगल में देखा गया है। इस कारण हाथी और भालू के आतंक से परेशान रमकंडा, भंडरिया और बड़गढ़ क्षेत्र के जंगलों में बाघ के आने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। गढ़वा डीएफओ इबिन बेनी अब्राहम ने निर्देश दिया है कि इस हमले में पीड़ित को तत्काल 5,000 रुपए का मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीनों के अंदर लगातार हाथियों के और भालू के जानलेवा हमले से इलाके के लोग काफी डरे हुए थे। ऐसे में अब बाघ आने की सूचना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गया है। हालांकि बाघ आदमखोर नहीं है, इस कारण वन विभाग ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि लोगों को बाघ के हमले से बचाने के लिए वन विभाग ने भंडरिया क्षेत्र के अलग अलग गांवों में ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार प्रसार किया है। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वन विभाग ने लोगों को जंगलों में जाने से बचने की सलाह दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।